Hello everyone. Welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology educator. My name is Dr. Arshit Ali. दिल से है दीदी बुलाओ, दिल से है मैम बुलाओ, दिल से है बेस्टी बुलाओ, दिल से है क्यूटी बुलाओ. क्या हाल चाल है सब लोगों के? Hello everybody. Hello. क्या बात है? Good evening मैम. OMG, it's her. Yes, it's me. क्या बात है? Hello. राधे. क्या बात है? Love you बेटा. वेरी एक्टिव, वेरी एनर्जेटिक. यस भाई, मंडे का दिन तो सबसे एनर्जेटिक होना चाहिए क्योंकि संडे तक की छुट्टियां मना के इंसान आता है. तो डेफिनेटली मंडे इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डेज, बट इट शुड बी वेरी एक्टिव. एकदम जोश होना चाहिए, जोश. समझ लो तुम जोशीला बनना है तुमको. ओके, चलिए फटाफट से मुझे बताएंगे. आई थिंक संडे को आप लोगों का टेस्ट हुआ. सबका टेस्ट कैसा हुआ है मुझे चैट बॉक्स में एक बार बताएंगे कि आप लोगों का संडे का टेस्ट कैसा हुआ है. फटाफट से एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, हाउ वाज संडेज टेस्ट? फटाफट से बताया जाए मुझे. यस, कोविड-19 के यार दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस आए हैं और प्लस अभी आई थिंक आई एम लिविंग इन नोएडा में भी पहला केस डिटेक्ट हो गया कोविड-19 का. तो कायदे से जस्ट टेक द प्रिकॉशंस विच आर नेसेसरी. कितने मार्क्स आए हैं? 22 आए हैं 25 में से, 292 360 में से 216. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मस्त, गुड, वेरी गुड. बैड हुआ है 1-2 बच्चों का बस. गुड, ठीक ठाक हुआ, ऑसम, बहुत बढ़िया. एवरेज इतना आया, टेस्ट ही नहीं दिया. ओके, चलो यहां पर मैं आपको अब 2-3 चीजें बता देती हूँ. बेटा अगर आपका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, वेरी गुड. ओके हुआ है तो बेटा जो गलतियां आपने की हैं उसकी एक नोटबुक बनाने की कोशिश करना. आप सबको बेटा मेरी तरफ से एक छोटी सी रिकमेंडेशन है. मेक अ मिस्टेक नोटबुक. ठीक है, एक मिस्टेक्स की नोटबुक जरूर बनाना. बेसिकली वो जो बुक होगी उस नोटबुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए हैं क्वेश्चन लिखना और उसका आंसर लिखना. ठीक है, चाहे एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ऑलवेज ट्राई कि अपनी एक नोटबुक बनाओ और उसको वैसे लिखो. बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, इससे आप अपनी गलतियां से सीखते हो. और ये एडवाइस मैं आपको इसलिए दे रही हूं क्योंकि बेटा मैंने बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यू अभी रिसेंटली लिए हैं और हर टॉपर की एक कॉमन चीज थी कि वो अपनी मिस्टेक्स को बहुत एनालाइज करते थे. तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में आपके 10 नंबर आए, 50 नंबर आए, आपके बिल्कुल गंदा टेस्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है. बस ट्राई कि तुम लोग बेटा अपनी मिस्टेक से सीखो. दैट्स इट. मिस्टेक से सिर्फ सीखो, है ना. ये चीज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. टेस्ट एनालिसिस करना सीखो. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उसके अलावा सब कुछ ठीक है. चलिए आज शुरुआत करने वाले हैं बेटा हम हमारे सेकेंड चैप्टर की, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये चैप्टर बेटा आपकी जूलॉजी का पार्ट होता है. एक्चुअली कायदे से यही वाला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद कराते हैं क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसके अंदर थोड़ी सी कनेक्टिविटी आती है ना. अगर मैं बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स करा देती तो तुम्हारी कनेक्टिविटी टूट जाती. ठीक है, मुझे बहुत सारे बच्चों के मैंने मैसेजेस देखे थे कि मैम क्या कहते हैं, हम लोग का ना स्कूल में एग्जाम्स हैं जून से, ये वो. चिंता करने की जरूरत नहीं है. इस वीक, दैट इज माय प्रॉमिस, दिस वीक ये चैप्टर मैं निपटा दूंगी ताकि नेक्स्ट वीक से वी विल बी स्टार्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स मंडे से. ठीक है, तो इस वीक पूरी कोशिश है कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाए. 3 से 4 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर के अंदर एंड वी आर डन विद द चैप्टर. ठीक है मैम, आई कैनॉट सी बॉटनी लेक्चर बेटा बिकॉज बॉटनी और जूलॉजी मैं ही ले रही हूं, तो बायोलॉजी सेक्शन में ही आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लेक्चर मिलेंगे. ठीक है, अभी बॉटनी स्टार्ट मैं ही करूंगी, समझ गए, इसलिए आपको अलग से बॉटनी जूलॉजी नहीं दिख रहा. चलिए शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की. बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 1. फटाफट बताएंगे, आर यू रेडी एवरीबॉडी? क्या सब लोग तैयार हैं बेटा? फुल भरेंगे अपने अंदर एनर्जी, पूरी एनर्जी भरेंगे. बेटा हमने लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, तो कायदे से लेक्चर नंबर 10 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जिसने नहीं देखा है वो कायदे से देख लेना.
ठीक है, रेडी एवरीबॉडी, आर यू रेडी? ब्रिंग इट ऑन मैम, आन दो मैम। आज की क्लास में जो भी होगा देख लेंगे, देख लेंगे। तो मैं पहले ही थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ छोटा सा, कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी है। आज तुम्हारा फेवरेट टॉपिक जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा वो थोड़ा कल से शुरू होगा, बट आज क्या है, सिर्फ थ्योरी 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 है। तो उस थ्योरी को भी अच्छे से समझना है और अच्छे से नोट डाउन करना है। ये है बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल। जो भी बच्चे बेटा क्लास में न्यू है वो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे यहां पर आए हुए हैं जो इन्होंने लिखा था मैम न्यू स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम अटेंडिंग द क्लास। अगर आप इस चैप्टर से शुरू कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, जहां मैं आपको अपडेट्स देती हूँ, आपसे सजेशंस लेती हूँ, आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप अपनी तैयारी कर सके चीजों की। ठीक है मैम, टेस्ट कैसे दे पीडब्ल्यू बैच पे? बेटा जब भी आप ये बैच खरीदते हैं उसमें टेस्ट का ऑप्शन भी होता है, वहां पर जाएंगे आपको टेस्ट की पीडीएफ मिल जाती है। ओके, हाँ भाई ऑरेंज हाइलाइटर यूज कर लूंगी। ओके, नोट करने का टाइम भी दे दूंगी आज। चलो, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कुछ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी। आरसीएच एक प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म आपको बताऊंगी, एंड पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। ओके, तो भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है ना? इन शॉर्ट थोड़ा समझते हैं इसको। बेटा आज की क्लास में ना तुम लोग मेरी चीजों को समझने पर ध्यान देना। लिख तो तुम क्लास के बाद भी सकते हो, क्लास के बीच में भी सकते हो, जितना क्लास के बीच में लिखा जाए उतना लिखना, बचा हुआ क्लास के बाद लिखना। बट कोशिश करना आज तुम मुझे सिर्फ सुनो, मेरा बहुत ध्यान दो, क्योंकि बेटा आज की क्लास बहुत ज्यादा थ्योरी बेस्ड है। क्योंकि इनिशियल इस चैप्टर का पार्ट थोड़ा सा बोरिंगू है, बट वी विल ट्राई कि हम उसको इंटरेस्टिंगली ही पढ़े, है ना? अब सुनो ध्यान से स्टोरी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? अब हमने बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि भाई कैसे गैमीट्स फ्यूज हुए, फिर कैसे वो जाइगोट बना, फिर कैसे ब्लास्टोसिस्ट बना, कैसे इम्प्लांटेशन हुआ, गेस्टेशन हुआ, फिर पार्चुरेशन हुआ, बच्चे की डिलीवरी हुई। पर इस दौरान बहुत लोगों के बेटा आपने सुना होगा अपने आस पड़ोस की आंटियों से, अरे भाभी जी आपको पता है पड़ोस वाली लड़की के बेटा ही नहीं हो रहा, 2 साल से हो गए तो बच्चा ही नहीं हो रहा इनके, तो पता है इनकी लड़की हो गई है। कितनी मनहूसियत सी बात है। ऐसी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आसपास सुनी होंगी बचपन से, है ना, कि इनके तो बच्चा नहीं हो पा रहा है ना। फिर ऐसे बोलते हैं लड़के में ही कोई कमी होगी, लड़की में ही कोई कमी होगी, है ना। ऐसी कुछ चीजें तुम लोगों ने सुनी। वेरी इजी चैप्टर, ट्रस्ट में ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट और बहुत स्कोरिंग है, कोई ज्यादा टफ नहीं है ना। सुनिए तुमने ऐसी बातें सुनी है। तो बेटा क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? जब भी बेटा कोई कपल, मान लीजिए एक कपल है, उनकी शादी हुई है और वो बच्चा करना चाह रहे हैं, तो उनका बच्चा होगा, हेल्दी होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, वो सब बेटा उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे डिपेंड करता है। इसलिए बेटा आज की डेट में कहते हैं हर किसी को बहुत हेल्दी और फिट रहने की जरूरत है। इसलिए कहा जाता है कि या तो जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, घर पे 5 मिनट योगा ही कर लो, स्विमिंग कर लो, कुछ भी कर लो ताकि तुम्हारा शरीर फिट रहे। कम से कम तुम्हें कुछ भी नहीं मन, कम से कम शाम को 15 से 20 मिनट या आधा घंटा वॉक कर लो, सुबह वॉक कर लो, पर ऐसा कुछ करो कि बेटा आप लोग अपने शरीर को हेल्दी रख पाए, अपने शरीर को हेल्दी रख पाए। दैट व्हाट मैटर्स, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, समझ गए? तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बेटा अपने डेली में, ये आप लोगों को बात अभी हंसी आ रही होगी ऐसी फालतू बातों पे, बट ट्रस्ट मी जब आप शादी करते हैं और जब आप कंसीव नहीं कर पाते हैं बच्चा, या आपको बच्चा नहीं हो पाता है, दैट टाइम अ कपल गोज थ्रू अ सीवियर फॉर्म ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं एक बच्चा एक फैमिली के अंदर एक चिलपिलाहट ला देता है, एक एनर्जी ला देता है, एक जीने का जरिया बन जाता है, क्योंकि आपको किसी के लिए जीने का मौका मिलने लगता है। आपको दुनिया में जीने के लिए आपके पास एक वजह हो जाती है कि यार वी हैव समवन जिसका हमें ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आप मेंटली हेल्दी नहीं है,
और ट्रस्ट मी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटा सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स की नहीं होती है। अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है, तो हो सकता है तुम्हारी पूरी बॉडी के हार्मोन से लेकर तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, 20 to 40% केसेस इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट इज डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, क्योंकि वो लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं कि बॉडी में हार्मोनल बैलेंस ही खराब रहता है, जिसकी वजह से लड़कियों में अंडा ढंग से सिक्रीट नहीं होता होगा, मेल्स में स्पर्म्स ढंग से नहीं बनते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये एक जिस्ट था इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं उनके, कैसे एक कपल जिनको बच्चा नहीं हो रहा, वो एक बच्चे का, तुमने ना बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखे होंगे जहां लिखा होता है IVF फर्टिलिटी सेंटर, नेटालिटी, ऐसे हॉस्पिटल्स के नाम लिखे, चाइल्ड हेल्थ केयर हॉस्पिटल, है ना, ऐसे तुमने हॉस्पिटल्स के नाम देखे होंगे अपने शहरों में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपने सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, आप लोगों ने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जैसे कॉन्डम्स का नाम, ठीक है, IVF, ठीक है, उसके अलावा IUDs, इनके नाम सुने होंगे। ये कुछ शब्द हैं जो तुमने सुने होंगे, हैं जिनके तुम टीवी पे एड्स भी देखते होगे, IVF फर्टिलिटी सेंटर, कॉन्डम्स के वेरियस एडवर्टाइजमेंट एड्स भी तुम टीवी पे देखते होगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तुमने सुनी हुई हैं और यही चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो भाई हेल्थ क्या होता है? अब हेल्थ तुम सबको पता है, बहुत इजी डेफिनेशन है, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल वेलबीइंग। आप हेल्दी कब होते हैं? जब आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली आप एक्टिव होते हैं, हेल्दी होते हैं, तभी आप बेटा एक हेल्थ को डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, आप तभी एक हेल्दी इंसान कहला पाते हैं। तो ये हो गई हेल्थ की डेफिनेशन। फिर आती है बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? व्हेन अ पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इन ऑल टर्म्स। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी मतलब उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जैसे मेल्स में पेनिस, स्क्रोटम, फीमेल्स में भाई लेबिया मेजोरा, मेनोरा, ठीक है, वेजाइनल कैनाल, बर्थ कैनाल, यूट्रस, ये सारी चीजें जो अंदर जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अगर वो हेल्दी हैं, स्ट्रेस नहीं है, तो अगर आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हैं मतलब हर टर्म्स में रिप्रोडक्शन के हेल्दी हैं, तो आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाते हैं। आई होप 2 डेफिनेशन अभी तक आपको क्लियर होंगी। अभी तक मैंने जितनी बातें बोली आप लोगों ने सुनी होंगी। ठीक है, तो बेटा देखो, जो तुम लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हो ना फालतू चीजें, बेटा मैं तुम्हारी एज से गुजर चुकी हूं, है ना। ये फालतू के शब्द लिखना, कॉन्डम, प्रैक्टिकल करा दो मैम, हम बता दो मैम, ये देखो बेटा मैं तुम्हारी एज से गुजर चुकी हूँ और ये चीजें है ना बहुत बच्चों की देख के भी छोड़ चुकी हूँ। ठीक है, स्कूल टाइम में ये चीजें बहुत देख ली मैंने। तो है ना, तुम लोग ज्यादा स्मार्ट तो बनो मत, हैं, और थोड़े बड़े हो जाओ। अब यार अब छोटे नहीं रहे यार, 12वीं कक्षा में हो, 12th क्लास में हो, डैम इट 12th क्लास, कम से कम अब तो ऐसे मजाक से ऊपर उठना पड़ेगा जिंदगी। कल को डॉक्टर बन गए, तुम्हें डॉक्टर बनना पड़ा या रिसर्च फील्ड में, तो कहोगे कौन, ऐसे हंसोगे? रिप्रोडक्शन टॉपिक हंस देता हूं मैं। अपने सीनियर मैनेजर को बोलना तब, सर प्रैक्टिकल है, कम ऑन यार, वेक अप टू रियलिटी। आजकल ये टॉपिक्स बेटा अगर आप इन पे हंस रहे हैं तो आप खुद में बहुत बड़े बेवकूफ हैं। ठीक है, यू नीड टू गेट टू वेक अप टू रियलिटी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी, कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। अरे बेटा चिंता मत करो, चैट ऑफ नहीं कर रही, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, हमें कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, है ना। आई नो मेरे बहुत सारे स्वीट बच्चे लिख रहे हैं मैम इग्नोर करो, चैट ऑफ कर दो। बेटा ट्रस्ट मी, मुझे तो लिटरली फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लग रहा है ये चैप्टर मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ मेरी लाइफ में? बेटा ये 1000वीं बार भी मैं चैप्टर पढ़ा रही होंगी तो आई लिटरली डोंट केयर व्हाट पीपल आर राइटिंग। मैं तो उनके खुद के भले के लिए कह रही हूँ। मतलब ट्रस्ट मी, एक बायो में फीमेल फैकल्टी होती है तो बच्चों ज्यादा उछलते हैं ऐसी चीजें लिखने में, क्योंकि पता है जेंट्स फैकल्टी तो यूजुअली ऐसी तैसी उतार देते हैं वहीं पे, है ना। तो
इफ यू फील, मैं लिटरली आई डोंट केयर बच्चा कुछ भी गंदा लिखता है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता उतना, बट आई फील तुम लोगों को सीखने की जरूरत थी, है ना। तो प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या है? तो भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है? भाई दुनिया में एक तो प्रॉब्लम ये है, लोगों को पता ही नहीं है, बच्चों पे कंट्रोल करना भी जरूरी है। लोग अंधाधुन बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। भाई दुनिया में ओवर पॉपुलेशन हो चुकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर पॉपुलेशन। आजकल आप देखोगे कई लोगों के घर में भाई 6-6, 7-7, 8-8, 12-12, 13-13, 14-14, भाई 6-6, 4, मतलब नॉर्मली इतने बच्चे भी कई लोग करते हैं। पुराने जमाने में तो आपको पता ही कितने। तो ओवर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज ही नहीं करते। मतलब बाय चांस प्रेग्नेंट हो गए तो बच्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ओवर पॉप, लैक ऑफ अवेयरनेस, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि प्रेगनेंसी को आप रोक सकते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड अबॉर्शन, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्डम्स, देयर समथिंग कॉल्ड कॉपर टी, देयर समथिंग कॉल्ड आई पिल। लोगों को नॉलेज ही नहीं है। देन एसटीडी, एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो लोग क्या करते हैं बेटा, विदाउट एनी प्रोटेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं अननोन लोग या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, जिसकी वजह से बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, गोनोरिया जैसी बीमारियां लोगों को, तुम लोगों ने टीवी में ऐड सुना होगा, गुप्त रोग हो जाता है। जब है ना पेशेंट जाके डॉक्टर के सामने बहुत शर्माता है और वहां जाकर है ना डॉक्टर के सामने शर्माता है और अपनी प्रॉब्लम बता भी नहीं पाता है। गुप्त रोग मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जब किसी के एक सेक्सुअल पार्ट दैट इज एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको शर्म आती है डॉक्टर के पास जाने में। जैसे वहां पे इचिंग होना, पेन होना, स्वेलिंग होना, वाटर डिस्चार्ज होना, खुजली होना, ठीक है। ये सारी चीजें उस एरिया में होने लगती हैं, ठीक है। कई बार तो वहां पर बहुत सारे पेप्यूल्स उग जाते हैं, मतलब ऐसे पिंपल टाइप छोटे छोटे दाने भी उग जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा इंसान बहुत डिस्कंफर्ट में रहने लगता है। तो लोगों को क्या आजकल नॉलेज ही नहीं है बहुत सारे लोगों को कि व्हाट इज एसटीडी, ये चीजें हैं क्या, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, बच्चा रोकना कैसे है। प्लस पॉवर्टी, बहुत बड़ा रीजन है गरीबी। बेटा बहुत लोग इन चीजों को खरीदने का सोर्स ही नहीं समझते, उनको एक तो नॉलेज नहीं है, ऊपर से पैसे नहीं है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत लोग बेटा अनएम्प्लॉयड हैं, नॉलेज ही नहीं है चीजों का, नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, घर पे ही बैठे हैं, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है चीजों में, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे हमारे यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि किसी और कंट्री में ऐसी बिल्कुल होती है भाई, हर कंट्री में कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर पार्ट ऑफ पीपल हैं, ठीक है। हर कंट्री में ऐसा कहीं प्रॉपर पार्ट ऑफ पीपल है जो लोग बेटा ये सोचते हैं कि हम लोग को कोई नॉलेज नहीं है, एंड उन लोग इन्हीं चीजों का जरिया बन जाते हैं, ठीक है। तो अब इन प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब एज इफ वी आर लिविंग इन द कंट्री इंडिया, हम इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया बेटा एक वन ऑफ द पहली ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने इसके टुवर्ड्स एक स्टेप उठाने की सोची। रीजन आपने सुना होगा, इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो रखी है, बिल्कुल हो रखी है यार, इसमें कोई झूठ नहीं है, बहुत ज्यादा हो रखी है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, बहुत पहली कंट्रीज थी बेटा जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था इन द ईयर 1951। बेटा ये आपको डेट जो है, ईयर जो है याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में इंडिया में लॉन्च हुआ था। बेटा इंडिया में लोगों को, इंडिया में जो गवर्नमेंट है उनको लगने लगा कि भाई यहाँ पे तो अंधाधुन बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, लोगों में बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं, अवेयरनेस नहीं है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसकी वजह से लोग अपनी फैमिली की प्लानिंग ही नहीं करते। फैमिली प्लानिंग क्या होता है? जैसे मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनमें आपके कोई बड़े भाई बहन में और या छोटे भाई बहन में आप लोगों में 3 साल, 5 साल, 2 साल का गैप होगा। तो फैमिली प्लानिंग क्या होती है? जब एक कपल बेटा डिसाइड करता है कि हमें एक बच्चा इस साल करना है, फिर 3 साल बाद हम एक बच्चा करेंगे। नॉर्मली कहते हैं 2 बच्चों के बीच में हेल्दी गैप होता है 3 साल का, ठीक है।
एक हेल्दी गैप, वो 2 years भी हो सकता है, 3 भी, एक हेल्दी गैप होता है 2 सिबलिंग्स के बीच का, ठीक है। तो नॉर्मली 3 years तो एक गैप देते ही हैं। तो एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एक तरीके से आपको, एक फीमेल की बॉडी बेटा जब डिलीवर करती है बच्चा तो उसको हील होने के लिए टाइम लगता है। तो कहते हैं अगर 2 बच्चों में इतना गैप है तो वो एक हेल्दी गैप है। तो कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग करना लोगों को नहीं आता है। तो इसलिए इंडिया में 1951 के अंदर एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि कैसे वो अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी फैमिली की प्लानिंग कर सकते हैं। पर क्या है, धीरे धीरे क्या होता है आपको पता ही है, कोई चीज आती है लोग इतना इग्नोर कर देते हैं, उसको इतना नोटिस नहीं करते हैं। तो इंडिया में यही सेम चीज एक बेटर प्रोग्राम के फॉर्म में लॉन्च हुई। मतलब इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ही रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से वापस लॉन्च किया गया था 1997 में। हालांकि वो ईयर आपकी बुक में नहीं दे रखा है, तो बट बेटा कुछ साल बाद इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को दूसरे नाम से, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बनाया गया। मतलब कि यार लोगों को एक नॉलेज आए, क्योंकि 1951 तक के बीच में वॉर के सीन्स थे, कुछ सीन्स थे, लोगों ने इतना ध्यान ही नहीं दिया इस प्रोग्राम पे। तो इस प्रोग्राम को एक बेटर वर्जन के फॉर्म में लॉन्च किया गया दोबारा इन 1997। किस नाम से? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको RCHB कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे तुम लोग मुझे बताओ कि यहां तक क्या चीजें क्लियर हैं। क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, CC in the chat box with pink hearts. फटाफट से क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। बहुत बेसिक चीजें बताई हैं अभी तक मैंने चैप्टर के बारे में, कुछ ज्यादा घमासान नहीं बताया कि तुम समझ नहीं पा रहे होगे, बहुत इजी है अभी तक। और यार कोशिश करो, ये चैप्टर इतना छोटा और इतना इजी है कि क्लास में ही याद कर लो, क्लास में ही याद करके जाओ। ठीक है, हाँ। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के बारे में। तो भाई रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को कहा जाता है शॉर्ट में RCH। ओके, अब इस प्रोग्राम का एम क्या था, इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च ही क्यों किया था? तो बेटा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च इसलिए किया था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ताकि लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस आए। समझ गए? जिस भी चीजों के बारे में हमने बात की कि लोगों को पता चले। अब सीधी सी बात है, जैसे तुम्हें कभी स्कूल में कहते होंगे कि बेटा एड्स डे आ रहा है, एनवायरमेंट डे आ रहा है, पोस्टर बनाओ। है, तुमने कभी सुना होगा एड्स डे, एनवायरमेंट डे है, वैलेंटाइन डे, हर डे पे कहीं ना कहीं FMs के अंदर, टीवी में ऐड आ रहे होते हैं, तो आपको वो दिन याद रहते हैं। तो उसी तरह बेटा जब RCH प्रोग्राम को प्रमोट करना था तो गवर्नमेंट ने सोचा हम वो जरिए इस्तेमाल करते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए इस बात को, ताकि वो इसको समझ सकें। तो क्या किया गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के अंदर? उन्होंने बेटा ऑडियो विजुअल एडवर्टाइजमेंट, मतलब ऑडियो माने FM वगैरह पे, विजुअल मंगाने टीवी वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट्स दिए ताकि लोग अवेयर हों, है ना। आप लोगों ने इवन अभी भी बेटा बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे ऐड आता है, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे करके कुछ एड्स आते हैं बहुत सारे एड्स जैसे आप टीवी में देखेंगे, ताकि लोग उसको सुन के अवेयर हों, है FM पे, टीवी पे। फिर बेटा इन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल्स में पढ़वाना शुरू किया कि कहीं ना कहीं ऐसे चैप्टर्स ऐड करवाए गए, जैसे आप लोगों की 10th क्लास में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर एक पैराग्राफ पूरा 10th क्लास के अंदर भी आप पढ़ के आते हैं। बिकॉज बेटा कहीं ना कहीं ये नॉलेज अबाउट सेक्स एजुकेशन जरूरी है। ठीक है, अवेयरनेस का मतलब अब्दुल पूछ रहा है मैम अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस मतलब बेटा जागरूकता। ठीक है, कोई पूछ रहा है अवेयरनेस क्या होता है? अवेयरनेस माने जागरूकता, मेरी अब हिंदी बहुत गंदी है, जागरूकता फैलाना उसके बारे में, अवेयर करना लोगों को। फिर अवेयरनेस अबाउट सेक्स क्राइम्स, सेक्स क्राइम्स मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप्स। ठीक है, सेक्स क्राइम्स में क्या आ जाता है? सेक्सुअल
हैरेसमेंट, रेप्स। सेक्स क्राइम में सिर्फ बेटा रेप्स ही नहीं आते, सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियों के साथ पब्लिक प्लेसेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज में कि बस में एक लड़की खड़ी है, पीछे से एक बुढ़ा आदमी पीछे उसको है ना टची फील करवा रहा है, फिजिकली टच करने की कोशिश कर रहा है, ट्रेन्स के अंदर ऐसा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, रेप्स हो गए, इन चीज की जो नॉलेज है बेटा वो देना बहुत जरूरी है। देन मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स दिए जाएं ताकि वो बेटा अपने राइट्स का सही इस्तेमाल करें। फीमेल्स को उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नॉलेज दिया गया। अवेयरनेस अबाउट बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मतलब प्रेगनेंसी में बेटा जब हम प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं, ठीक है, जब हम प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं, ठीक है, अरे भाई ठीक है, जब हम प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर गैप देना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जैसे कि आपकी पिल्स हो गई, आपके कॉन्डम्स हो गए, फिर आपकी कॉपर टी आपने सुनी होंगी, सारी चीजें, इन सब के बारे में हम डिटेल में वैसे पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नॉलेज आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे, इवन आप अभी टीवी में भी देखते होंगे, बहुत सारे कॉन्डम्स के ऐड आते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट के एनजीओ बेस्ड एड्स भी आते हैं कि छोटा परिवार सुखी, और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे एड्स आते हैं, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के लिए, या फिर ऐसे आप देखोगे बहुत सारी जगह इन हैरेसमेंट्स के लिए जो फीमेल्स जहां कंप्लेन फाइल कर सकती हैं उनके नंबर भी एड्स के अंदर टीवी पे आते हैं। फिर बेटर प्री एंड पोस्ट नेटल केयर। प्री एंड पोस्ट नेटल केयर मतलब कि एक मदर बेटा जब प्रेग्नेंट होती है उससे पहले भी एक फीमेल की केयर की जाती है, और एक बच्चा डिलीवर होने के बाद भी एक फीमेल की केयर की जानी चाहिए। क्योंकि बेटा प्रेगनेंसी के समय, अगर आपने सुना होगा, बचपन से देखा होगा, मूवीज में भी दिखाते हैं कि जो घर की दादी या नानी है वो जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको जूस बना के दे रही हैं, शेक, बादाम, काजू चीजें खिला रही हैं कि बेटा ताकतवर बच्चा पैदा करना है, अच्छे से खाना खा, अच्छे से चीजें रख, होता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में भी जो है इस प्रोग्राम में अवेयर किया गया। फिर बेटा मैसिव इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तुमने अभी बचपन में किसी ने देखा है वो है ना पोलियो का डब्बा, पोलियो के लिए वो ना उसे डब्बा लेके घूमते हैं वो लोग ऐसे गली गली कि बेटा 2 बूंद पोलियो की पिला दो। अभी भी इवन आप लोग देखोगे आपकी सोसाइटीज में बच्चे को पिलाने के लिए वो पोलियो की दवाई टीम घूमती है गवर्नमेंट की। नेटल बेटा प्री एंड पोस्ट नेटल केयर मतलब चाइल्ड केयर, मदर की केयर। नेटल मतलब वो एक पीरियड जब बच्चा होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपके, ये बिल्कुल मैं अभी आपको ये पॉइंट्स दिखाऊंगी कहां लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में दिखाऊंगी, बट क्योंकि बेटा एग्जाम में ना इसी पैटर्न में लिखोगे तो तुम्हें पूरे 5 में से 5 या 3 में से 3 या 2 में से 2 नंबर मिलेंगे अगर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम आता है तो। अभी इस प्रोग्राम के बारे में ही पढ़ा रही हूं, 2 बूंद जिंदगी की। तो तुम देखोगे नॉर्मली ऐसे गवर्नमेंट ऐसे पोस्टर्स लगाती रहती है हर जगह। ये बेटा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ था तो गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे पोस्टर्स निकाले थे, देखिए मदर और बच्चे की केयर के। फिर ये आप पोस्टर में देखो, बच्चा है, एजुकेशन है, यहाँ पे सिरिंजेस हैं, फ्रूट्स है, ठीक है, ये दोनों बच्चों के बैग टंगा हुआ है पीछे की इंडिया में एजुकेशन पे। तो बेटा ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का ही पार्ट थे ये पोस्टर्स जो आप देख रहे हैं। ये 2 पोस्टर तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के निकाले गए पोस्टर्स हैं। ये बहुत ही आपको थोड़ा फेडेड दिख रहे होंगे बिकॉज यार मैंने गूगल से डाउनलोड करने की कोशिश की थी तो क्लियर इमेज आ नहीं रही थी इनकी। तो बस जस्ट तुम्हें एक आइडिया देने के लिए कि इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे पोस्टर्स भी निकाले गए थे। कौन कह रहा है मैम 8th इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। बेटा बच्चों को वैक्सीन लगती है ना, आप सबके यहाँ पर निशान भी होगा, मतलब मुझे नहीं पता बट पुराने जमाने में जो वैक्सीन लगती थी तब यहाँ पर ना निशान हो जाता था वैक्सीन का। अब तो आई थिंक थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया, ऐसे इंजेक्शन आ गए जो निशान नहीं करते हैं, बट यस। अब आरसीएच प्रोग्राम में एक और चीज आई, अभी भी आरसीएच प्रोग्राम ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, वही प्रोग्राम चल रहा है। तो क्या हुआ, रिसर्च डन
बाय CDRI। CDRI लखनऊ। CDRI क्या है? ठीक है, लखनऊ की स्पेलिंग क्या है? LUKH। यार लखनऊ की मुझे करेक्ट स्पेलिंग बताना एक बार, मैं भूल गई हूँ लखनऊ की स्पेलिंग नहीं मुझे। LUKHNOW, लखनऊ या लखनऊ है? लखनऊ की कोई भी बेटा लखनऊ से यहाँ तो प्लीज एकदम करेक्ट स्पेलिंग बताना, अचानक से दिमाग में स्किप हो रही है स्पेलिंग। LUCKNOW अच्छा हाँ सॉरी, सी तो लगाया नहीं मैंने। लखनऊ। ठीक है, अब तुम बोलोगे मैम CDRI क्या है? CDRI बेटा है, CDRI रेफर्स टू सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बेटा इंडिया में लखनऊ के अंदर है, जिसने बेटा उस समय पे जब RCH प्रोग्राम चल रहा था तो ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया? डेवलप्ड अ नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इन्होंने बेटा एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का जो है डेवलप करी, जिसका नाम था बेटा सहेली। क्या था इस दवाई का नाम? सहेली। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने एक दवाई डेवलप करी थी बेटा, डेवलप्ड नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसका नाम था सहेली, जो कि बेटा सिर्फ फॉर फीमेल्स थी। ठीक है, ओनली फीमेल्स कैन टेक दिस पिल। ठीक है, इस पिल के बारे में हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, तब मैं तुमसे पूछूंगी ये पिल किसने डेवलप करी थी, और जो तो तुमने आंसर नहीं दिया ना उस टाइम, फिर ऐसा पीटूंगी ना तुम्हें, तो तुम देख लेना फिर। कोई पूछ रहा है मैम ये स्टेरॉइडल का मतलब क्या, मैं बताती हूं। तो बेटा दवाइयों की एक कैटेगरी होती है, जैसे आप लोग पढ़ते हो स्टेरॉइड्स। आप लोगों ने ना कोरोना के टाइम में एक बीमारी फैली थी, ब्लैक टंग, हेयरी टंग, क्योंकि कोरोना स्टेरॉइड्स बेटा वो दवाइयां होती हैं जो ना बहुत जल्दी एक्ट करती हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ जिम वाले लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं। बेटा स्टेरॉइड्स के खासियत है इस दवाई की, स्टेरॉइड्स की, कि स्टेरॉइड्स में बहुत सारी दवाइयां आती हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन, ऐसी बहुत सारी दवाइयां आती हैं। तुम लोगों को उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लो स्टेरॉइड्स वैसी दवाइयां होती हैं जो बॉडी पर एक लॉन्ग टर्म हार्मफुल इफेक्ट देती हैं और बहुत फास्ट एक्टिंग होती हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को खांसी जुकाम है, मैं कोई नॉर्मल पिल लूंगी तो मेरे को शायद ठीक होने में 3 से 5 दिन लग जाए, बट वहीं अगर मैं कोई स्टेरॉइड की गोली लूंगी मैं बहुत फटाफट ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, बहुत फटाफट ठीक हो जाऊंगी, समझ रहे हो, है ना, फटाफट ठीक हो जाऊंगी। अब नॉन स्टेरॉइडल क्या है? मतलब ये गोली हार्मफुल नहीं है, ये आराम से एक्ट करेगी, कोई इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है नहीं, नॉन स्टेरॉइडल। क्लियर? फटाफट बताओगे? क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, फटाफट बताएं मुझे कि यहां तक जितना भी पढ़ाया है क्लियर है क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब बेटा कि किसी चीज को रोका जाए, समझ रहे हो? कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब, अब इसको हिंदी में समझाऊं तो कॉन्ट्रासेप्ट मतलब आप बच्चा होने से रोक रहे हो उस चीज को। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मतलब इस पिल को अगर फीमेल खाएगी तो वो उस ड्यूरेशन में प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। डन? अब बेटा इसी प्रोग्राम के अंदर और रिसर्च करी गई। क्या बात है यार, क्या ही बात है। बहुत बच्चे यार बहुत प्यारे प्यारे आंसर्स लिख रहे हैं, लविंग ऑल द आंसर्स। ठीक है, अब लिखते हैं रिसर्च इज बीइंग प्रमोटेड
इन वेरियस फील्ड। इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजों में रिसर्च प्रमोट की गई इन वेरियस फील्ड। जैसे एक प्रोग्राम था लाइक एमनियोसेंटेसिस। अब तुम पूछोगे मैम एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? ये बेटा मैं अब आपको बताने वाली हूं, पर अभी तो तुम यहां तक लिख लो, ठीक है। रिसर्च इज बीइंग प्रमोटेड इन वेरियस फील्ड्स लाइक एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है मैं बताती हूं। तो बेटा एमनियोसेंटेसिस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये तुम मान लो ये बेटा इस चैप्टर का वो टॉपिक है जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स वालों का फेवरेट है। चाहे बोर्ड एग्जाम वाले हो, चाहे नीट वाले हो, चाहे सीयूईटी वाले हो, अगर उनको इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना होता है तो एमनियोसेंटेसिस उनका फेवरेट टॉपिक रहता है। तो एमनियोसेंटेसिस बेसिकली है क्या? ये एक तरीके का बेटा टेस्ट होता है। इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन। इस टेस्ट से बेटा दो चीजें डिटरमाइन की जाती हैं। क्या? पहला, सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जाता है। मतलब इस टेस्ट के जरिए आप पता कर सकते हैं जेंडर ऑफ चाइल्ड, है ना। आप बच्चे का जेंडर पता कर सकते हैं कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। दूसरा, आप जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी जैसे कि जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी बेटा जैसे एग्जाम्पल हीमोफीलिया एक बीमारी होती है बेटा जो हम जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे। सिकल सेल अनीमिया, अरे सिकल सेल अनीमिया, डाउन सिंड्रोम जैसी बेटा कुछ जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज जैसी बीमारियां बेटा इस टेस्ट के जरिए डिटेक्ट की जा सकती हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हैं बेटा जो एक पेरेंट से जेनेटिकली एक बच्चे के अंदर जीन्स के थ्रू आ सकते हैं। तो इन टेस्ट को भी पता कराया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस के जरिए। तो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस क्या टेस्ट है? इट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन दो चीजें, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी। अब इस टेस्ट में किया क्या जाता है, इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या है देखेंगे। प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट का, ये टेस्ट कैसे किया जाता है। syringe, a syringe is inserted in mother's amniotic cavity and amniotic fluid around the fetus is collected. जो बेटा बच्चे के आसपास जो फ्लूइड होता है, जिसमें आपने सुना होगा बच्चा एक थैली के अंदर होता है, एमनियोटिक कैविटी एक थैली। अगर आपको याद होगा बेटा तो आप लोगों ने पढ़ा था हमारे लास्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एमनियोटिक कैविटी और योक सैक, और एमनियोटिक कैविटी के अंदर बच्चा पैदा होता है। मैं अभी आपको दिखाती हूं कैसे होता है। ये देखो, मान लीजिए ये रही फीमेल, ठीक है, ये एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट है। ये इनके वूम में बेटा, इनके वूम में ये रहा बच्चा, ठीक है। तो ये मान लीजिए दिस इज एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और ये जो जगह है, ये जो आप फ्लूइड देख रहे हैं,
दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड। तो बेटा एक तरीके से यहां पर सिरिंज इंसर्ट करी जाती है और इस सिरिंज के जरिए ये फ्लूइड को बाहर कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है ना? इस फ्लूइड को यहां पे कलेक्ट कर लिया जाता है इस सिरिंज के अंदर। इस फ्लूइड में क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड हैज शेडेड cells of fetus which contain genetic material that helps in amniocentesis। यूजुअली बेटा ये जो आसपास का फ्लूइड है इसमें बच्चे के आसपास के गिरे हुए मतलब बॉडी से जो सेल्स शेड होते हैं, ये ड्रॉ करना है। यस, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं इफ यू वांट टू। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए, मेरी मानिए तो आपको इजी लगेगा, है ना? तो क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड बेटा? क्या होता है जिसमें बच्चे के जो कुछ सेल्स होते हैं जो झड़ते हैं वो इस फ्लूइड के अंदर होते हैं। तो जब आप सिरिंज से फ्लूइड कलेक्ट करते हैं तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में शेडेड सेल होते हैं ऑब्वियसली, और सेल के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जिससे एमनियोसेंटेसिस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फटाफट मुझे बताएंगे क्या यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक चीजें सबको क्रिस्टल क्लियर हैं? क्या यहां तक सबको चीजें? हाँ बेटा, डायग्राम बनाना है। यस। तो प्रियंका, बेसिकली हमने मदर की वूम में इंजेक्शन डाल के ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर कलेक्ट कर लिया है, और इस फ्लूइड को जब हम टेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इस फ्लूइड में सेल्स होते हैं, और सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिससे आप पता कर सकते हो बच्चा मेल है या फीमेल, या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं है। आप अगर थोड़ा और ध्यान से देखना चाहते हैं तो देखिए, ये एक फीमेल है, ये बच्चा है, ये सिरिंज से बेटा, इस सिरिंज से आप देख सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। समझ गए? ये एमनियोसेंटेसिस है बेटा। अब हुआ क्या? इस प्रोसीजर का इंडिया में गलत इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, इस प्रोसीजर का इंडिया में बेहद ही गलत इस्तेमाल होने लगा। सेक्स डिटर्मिनेशन वाया amniocentesis was misused in India। मिसयूज कैसे हो रहा था कि लोग बेटा पता करवाते थे कि उनकी बहू रानी के पेट में बेटा है कि बेटी, और अगर बेटी होती थी तो तुमने ना सीरियल देखे होंगे, पहले कलर्स चैनल पे आता था बालिका वधू, फुलवा, जिसमें एक फीमेल जैसे एक बच्ची पैदा होती थी उसका भ्रूण हत्याकांड कर दिया जाता था, एक फीमेल को मार दिया जाता था कि भाई ये लड़की है, ये हमारी जायदाद और हमारी जो आगे जनरेशन है इसको आगे नहीं बढ़ाएगी तो दूसरे घर जाएगी, खर्चा ही होगा, इसको मार दिया जाए। तो बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन बाय एमनियोसेंटेसिस वाज मिसयूज्ड इन इंडिया, लीडिंग टू फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड मतलब बच्चे को मार दिया जाता था। ठीक है, एक लड़की बेटी को बेटा मार दिया जाता था। समझ रहे हो? लड़कियों को मार ही डाला जाता था। इसी रीजन की वजह से बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन इंडिया नाउ। अब इंडिया में बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन बैन किया जा चुका है।
मतलब सेक्स को डिटरमाइन नहीं किया, मतलब एमनियोसेंटेसिस कराया जा सकता है पर सिर्फ जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट करने के लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन अब नहीं किया जा सकता। क्यों? बहुत बड़ा रीजन, फीमेल फीटिसाइड। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेटा बैंड इन इंडिया। वाया बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन किसके थ्रू? वाया मतलब थ्रू, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस के थ्रू ही तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, वाया मतलब थ्रू। ठीक है, फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन बेटा बैंड है। तुम लोगों ने ना रील्स में या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में या कभी मूवीज में देखा होगा, जो यूएसए में या कनाडा में फॉरेनर्स होते हैं, लंदन साइड, इंग्लैंड साइड, वो लोग अपने बच्चे का जेंडर रिवील सेरेमनी करते हैं, जिसमें वो लोग ब्लू कलर का केक अगर कटता है तो लड़का होता है, या पिंक कलर का कटता है तो लड़की होती है, या वो ब्लू बलून्स उड़ा रहे हैं, या ब्लू कलर की गैस निकल रही है, या पिंक कलर की गैस निकल रही है, या पिंक कलर के वो है तो फीमेल होगी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह। तो जेंडर रिवील सेरेमनीज होती हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, बट ऑफ कोर्स इंडिया में ये चीज नहीं की जाती क्योंकि अब ये बैंड है। ठीक है, कि लोग नहीं पता कर। साइड हो रही हूं, नोट डाउन कर लो भाई, नोट डाउन कर लो तुम लोग। ये टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है? परफॉर्म्ड in 14th to 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इस टेस्ट को अगर कराना है तो प्रेगनेंसी के 14th या 18th वीक में कराया जाता है। परफॉर्म्ड इन 14th to 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अगर बेटा एमनियोसेंटेसिस पे क्वेश्चन आता है तो तुम इसी तरह बेटा लिख कर चीजें आओगे। ठीक है, अगर बेटा ये डन है तो नोटेड लिख देना, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि तुम लोगों को समझ आ चुका है यहां तक। डन, चलो ये भी तुम्हें बेटा ड्रॉ करना है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस, ये भी एमनियोसेंटेसिस का पार्ट है। इसको भी बेटा तुम एग्जाम में लिख के आओगे, तुम्हें अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। इसको भी ड्रॉ करके आना। क्लियर? चलो अब ये आरसीएच प्रोग्राम ही चल रहा है। अब बेटा कोई भी प्रोग्राम सक्सेसफुल कब होता है? जैसे बेटा अगर मैंने क्लास का कोई मॉनिटर बनाया, वो सक्सेसफुल कब होगा? जब उसने क्लास में सारे बच्चों को चुप कराया, उनकी नोटबुक टाइम पे कलेक्ट करी, उनकी नोटबुक मैम से टाइम से चेक करवा ली, है ना, हर चीज। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी बेटा सक्सेसफुल कब है? ये प्रोग्राम कब सक्सेसफुल होगा? जब बेटा प्रोग्राम का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब प्रोग्राम को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक्सपर्ट्स जैसे डॉक्टर नर्सेस की हर जगह अवेलेबिलिटी कराई जाएगी, और हर जगह मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो कि भाई अगर एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म करना है तो उसके लिए सामान हो। अगर किसी जगह कॉन्ट्रासेप्टिव बच्चों के बीच में गैप देना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव हो। किसी कपल को अबॉर्शन कराना है तो वहां पर वो हॉस्पिटल्स हो जहां पे वो चीज अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा तभी बेटर हो सकती हैं अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट अवेलेबिलिटी और मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी हो, तो तभी बेटा कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाता है। ठीक है, तो आरसीएच प्रोग्राम खत्म होता है। ये काफी बड़ा था। ये बुक के अंदर बेटा हीमोफीलिया एक बीमारी होती है तरुजा, जिसमें खून अगर निकलता है तो बहना रुकता ही नहीं है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, वो हीमोफीलिया बीमारी होती है। मैम रक्षक सिर सेज आरुषि मैम इज अ मिलियनियर। आई एम अ मिलियनर। क्या भाई, मैं क्या झूठ बोलूं, कितनी अमीर हूं मैं, तुम लोग जानते भी नहीं कितनी अमीर हूं मैं। पैसा पैसा, बहुत अमीर हूं मैं। ऐसे थोड़ी पढ़ा रही हूं मैं, बहुत अमीर हूं मैं, बहुत बहुत पैसा है, सोच भी नहीं सकते। तुम जितना सोचो उसका × 10 पैसा है मेरे पास, बस उतना।
समझ गए? बस उतना ही पैसा है जो तुम सोच रहे हो मन में अमाउंट, बस उसका इंटू 10 मेरा पैसा है। समझ गए? ठीक है मैम। इज अबॉर्शन अलाउड इन इंडिया? यस, अबॉर्शंस आर अलाउड इन इंडिया। ठीक है। अरे भाई करूंगी, अरे अंबानी मेरे यहाँ पे ही नौकरी करते थे, फिर ज्यादा कमाने लग गए तो अपना अलग घर खरीद लिया। हो जाता है ना बस। कितने गंदे बच्चे हैं कुछ, कोई विश्वास ही नहीं करना चाहता कि मैम अमीर है। कई बच्चे क्या लिख रहे हैं, मैम हमने तो 0 सोचा, अब आप उसमें 10 भी मल्टीप्लाई कर लोगी तो आप 0 ही हो। नहीं गंदे हो तुम। हटो यहां से तुम, चलो आए बड़े। कई लोग क्या कह रहे हैं, मैम 1 रुपया सोचा हमने, तो 1 रुपया इंटू 10 10 रुपए। चलो हटो यहां से। अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। इससे पहले हम थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए। ठीक है, बल्ले बल्ले एवरीबॉडी, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी मैं और करा रही हूं, बस एक बार थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही हूं। ठीक है एवरीबॉडी, बल्ले बल्ले, फटाफट से अपनी जगह से उठेंगे, थोड़ा सा मुंह हिलाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे, थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करेंगे, हाइलाइटर निकालेंगे, और एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला पैराग्राफ है, यू हैव लर्न्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन पहला चैप्टर, नाउ डिस्कस टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या आप इससे क्या समझते हो? सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शन। आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन करें। In broader perspective, it includes emotional, social aspect, reproduction and everything. But according to WHO, reproductive health का मतलब है total well-being of organs in terms of reproduction. ये definition हम लिख चुके हैं चैप्टर की पहली स्लाइड में। That is physical, emotional, behavioral and social well-being. Therefore, अगर एक सोसाइटी में कोई physically and functionally normal reproductive organs हैं, नॉर्मल इमोशनल बिहेवियरल वेलबींग है, तो बेटा सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में वो इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाता है। ठीक है, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ? भाई फिर क्वेश्चन पूछा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना क्यों जरूरी है, कि बेटा आपको अगर फिट रहने की जरूरत है, सारी चीजों के लिए आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी है अगर आप बच्चा भी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में। फिर बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी। तो इंडिया बेटा फर्स्ट कंट्रीज में थी जिन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, प्लान्स एंड प्रोग्राम नेशनल लेवल पे इनिशिएट किए थे, रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम्स, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, 1951 में ये इनिशिएट किया गया था। इस प्रोग्राम में क्या किया गया, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड चीजें लॉन्च की गई। फिर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से इसको वापस लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का काम था अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, ताकि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट हो सके। अब इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या था, ये सब मैं आपको बेटा पॉइंट्स में ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं। ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड इन पॉइंट्स इन नोट्स। ये मैंने आपको पूरा पॉइंट्स फॉर्मेट में नोट्स में लिखवा दिया है। ठीक है, क्या क्या होता है, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, वेरियस स्टेप्स क्रिएट अवेयरनेस। ठीक है, हमने लिखा था ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू। पेरेंट्स रिलेटिव टीचर्स का बेटा इसमें बहुत मेजर रोल रहता है। लोगों को सेक्स एजुकेशन दी गई थी स्कूल्स में। ओके, फिर बेटा मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में, मिथ्स को डिस्ट्रॉय किया गया था। बच्चों को इंफॉर्मेशन दी गई थी अपना हाइजीन मेंटेन करने के लिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। बेटा एजुकेट किया गया था पीपल को, फर्टाइल कपल्स को, उनकी मैरिजेबल एज ग्रुप के बारे में। प्रेग्नेंट वुमेन्स की पोस्ट एंड प्री नेटल केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल। फिर हेल्दी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज। फिर अनकंट्रोल्ड, क्योंकि भाई अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ थी, सेक्स अब्यूज के बारे में, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में। ठीक है, लोगों को वो करा गया अवेयर। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर बेटा सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कब होता है,
जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो। ये तीनों चीजों को हम पॉइंट्स फॉर्मेट में ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर हमने लिखा था एक फीमेल को बेटा रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट में, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, एसटीडी में, अबॉर्शन में, कॉन्ट्रासेप्शन में, वाओ पेन गिर गया, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में बेटा उसकी नॉलेज दी जाए। फिर बेटा सैचुरेटरी बैन लग चुका है एमनियोसेंटेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लीगली, क्योंकि बेटा फीमेल फीटिसाइड किया जा रहा था। इस प्रोग्राम में बेटा चाइल्ड इम्यूनाइजेशन पे भी काम किया गया। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को डेवलपिंग फीटस से कलेक्ट किया जाता है ताकि हम उसकी क्या डिटेक्ट कर सकें, सेक्स डिटरमाइन कर सकें और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल अनीमिया डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, समझ गए ये सारी चीजें बेटा। ठीक है, फिर यहां पर हमने ये भी देखा रिसर्च करी गई है वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट में गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा। सहेली करके एक न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव थी जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में डेवलप की गई थी ताकि बेटर अवेयरनेस, पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, एसटीडी से क्योर हो सके चीजें, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के एस्पेक्ट में रिसर्च करी गई थी इस प्रोग्राम के अंडर। जितना बेटा तुम्हें अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखने की जरूरत है उतना मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं। फटाफट से एचपी इन द चैट बॉक्स, हेंस प्रूव्ड मैम विद पिंक हार्ट्स। बेटा डाउन सिंड्रोम क्या होता है ये चीज मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर आएगा आपका जेनेटिक्स में, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, तो अभी तो तुम बस वो समझ लो कि बीमारियां हैं, डिटेल में इनको उस चैप्टर में पढ़ेंगे। डन है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन एंड ग्रोथ स्टेबिलिटी। अब 3-4 स्लाइड बची और फिर बेटा आज का लेक्चर हम खत्म कर देंगे, छोटा मोटा रह गया, पढ़ लो। तो पॉपुलेशन क्या होता है? मतलब पॉपुलेशन मतलब बेटा अगर एक पर्टिकुलर जगह पर कितनी सेम स्पीशीज के लोग रह रहे हैं, मतलब भाई मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कितने डॉगीज रह रहे हैं वो डॉगी की पॉपुलेशन, कितने ह्यूमंस रह रहे हैं वो ह्यूमन की पॉपुलेशन, कितनी गायें रह रही हैं उनकी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है, जब नंबर ऑफ सिमिलर स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर पाई जाए वो पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन की स्टडी को बेटा कहते हैं डेमोग्राफी। अगर बेटा कोई पॉपुलेशन की स्टडी करता है, आपने 10th क्लास के अंदर ये डेमोग्राफी शब्द पढ़ा होगा अपनी सोशल साइंस की इकोनॉमिक्स की बुक में। डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप में से कुछ बच्चे, मेरे बच्चे, मैम 11वीं क्लास तो याद नहीं है, आप 10वीं की बात कर रही हैं, और मैम आपको 10th क्लास की इकोनॉमिक्स याद है? यस बेटा, बिकॉज मेरे को तो सोशल साइंस भी बहुत अच्छी लगती थी, तो आई नो कि 10th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक में डेमोग्राफी क्या होता है बताया गया है। ठीक है, अब बेटा पॉपुलेशन मेंशन्ड है कि यह आपकी एनसीईआरटी में एक्चुअली 2011 तक की पॉपुलेशन दे रखी है कि 1900 में बेटा वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन और इंडिया की थी 350 मिलियन। 2000 में बेटा वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 6 बिलियन और इंडिया की थी 1 बिलियन, मतलब दुनिया में हर छठा आदमी इंडियन है। 2011 में बेटा वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 7 बिलियन और इंडिया की थी 1.2 बिलियन। 2024 और 25 का भी डेटा दे रखा है। 2025 का डेटा मैंने इसलिए दे रखा है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कभी बाय चांस ऑप्शन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन। ठीक है, करंट पॉपुलेशन क्या है? तो इंडिया की करंट पॉपुलेशन 1.46 बिलियन है और वर्ल्ड की 8.23 बिलियन है। ठीक है, ज्यादातर तुम्हें सिर्फ इन तीन की पॉपुलेशन याद करने की जरूरत है, 1900, 2000, 2011, क्योंकि यार एक तो एनसीईआरटी के साथ दिक्कत यह है, एनसीईआरटी जो बुक है बहुत पुरानी है, ज्यादा अपडेट्स नहीं आते हैं, बहुत पुराना डेटा दे रखा है, इसलिए तुम्हें डेटा भी थोड़ा पुराना ही याद करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो अब पुराना डेटा दे रखा है तो इस पुराने डेटा को ही लिख लो। ठीक है, पर याद मैंने तुम्हें बोला ना सिर्फ ये 3 रखना, जिसमें भी मेजरली 2000 वाला डेटा ज्यादातर पूछा जाता है। क्लियर? पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो।
फटाफट बताइए बेटा। डन। चलिए, अब पॉपुलेशन की गिनती, आपने सुना होगा हर साल बेटा पॉपुलेशन की गिनती होती है जिसे हम कहते हैं सेंसस। तभी बेटा इस पॉपुलेशन की गिनती से ही आपका जो गोल्ड का रेट, ये ऑयल फैक्ट्रीज, चीजों के रेट में बदलाव या चढ़ाव होते हैं। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन हैज अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन अ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो सेंसस इज पॉपुलेशन काउंट। तो पॉपुलेशन बेटा वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज मोर्टैलिटी रेट, नेटैलिटी रेट, माइग्रेशन, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टैलिटी रेट। ठीक है मिस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि बेटा बेटर प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन किया जाए, बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया जाए। ठीक है, चलो अब इनमें से एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करती हूं। मोर्टैलिटी क्या होता है? मोर्टैलिटी मोर्टैलिटी रेट होता है नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। एक साल में हर 1000 इंडिविजुअल पे कितने लोगों की डेथ हो रही है। अब सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है, अगर मोर्टैलिटी रेट ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा लोग मरेंगे, तो पॉपुलेशन ऑफ कोर्स घटेगी, है ना। ज्यादा लोग मरेंगे तो पॉपुलेशन घटेगी। फिर होती है बेटा, सेकंड आती है नेटैलिटी रेट। नेटैलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ, कितने लोग पैदा हुए बेटा पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। एक साल में 1000 लोगों पर कितने नए जन्म हुए। ठीक है, 1000 पे कितने नए जन्म हुए, विच क्लियरली इंडिकेट्स अगर बेटा ज्यादा लोग पैदा होंगे मतलब नेटैलिटी ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। भाई अगर बच्चे पैदा ही होते जाएंगे तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन भी तो बढ़ेगी, बच्चे बढ़ेंगे तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। ओके, सी था अपना माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? जब बेटा लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर प्लेस है, इधर से बेटा अगर लोग छोड़ के चले जाएंगे तो हम कहेंगे इमिग्रेट कर गए। लोग अगर छोड़ के चले जाएंगे, लोग अगर यहां ऐड हो जाएंगे तो इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब लोग ऐड हो रहे हैं, इमिग्रेशन मतलब लोग माइनस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह से। ठीक है, मतलब मान लीजिए दिल्ली में अगर लोग रहने आ गए, ज्यादा लोग शिफ्ट हो गए तो इमिग्रेशन, पर दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण कुछ लोग छोड़ के चले गए तो वो इमिग्रेट कर गए। अगर आप बेटा इंडिया से कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं तो आप इमिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, फिर बेटा था आपका डी, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मतलब बेटा कितने बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ,
कितना छोटा बच्चा, आपने सुना होगा कई छोटे बच्चे बेटा पैदा होते ही मर जाते हैं या पेट में ही मर जाते हैं, ठीक है, पैदा होने के बाद कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाती है तो डेथ हो जाती है। तो नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, ठीक है। फिर बेटा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब कितनी माओं की डेथ हो रही है बेटा बच्चा पैदा करते समय। आपने देखा होगा बहुत फीमेल्स बेटा बच्चे को जन्म देते वक्त डेथ हो जाती है, फीमेल्स की, बहुत सारी फीमेल्स की बच्चे को जन्म देते वक्त डेथ हो जाती है, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ मदर डेथ, ठीक है, पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर, ठीक है। लो भाई इसको डी बना लेना यार, तुम भी मेरा मत्था खाते हो, छोटा सा कुछ मिस्टेक कर दो मत्था खाने लग जाओगे मेरा। डन। मदर की डेथ क्यों होती है बेटा, आपने देखा होगा कई बार फीमेल्स जो होती हैं पेन ही सहन नहीं कर पाती डिलीवरी का, ठीक है, उसकी वजह से मदर, कई बार आपने सुना डॉक्टर्स को कहते हुए ऐसे सीरियल में आते हैं, देखिए सर अब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो आपकी बीवी जिंदा रहेगी या आपका बच्चा, अब ये आपको चुनना है ना। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। थाउजेंड का मतलब क्या है बेटा, बेसिकली अब सीधी सी बात है, हम 1 बिलियन लोगों पर कितने नए बिलियन बच्चे आए उतना तो हम नहीं रेशियो कैलकुलेट कर सकते, तो हम हर 1000 पर, मतलब हर 1000 पर कितने नए लोग आए वो कैलकुलेट करना इजी है। मतलब भाई हर 1000 लोगों पे हर महीने 20 लोग एक्स्ट्रा पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो हर 1000 पे कितने लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा इजी वे में कैलकुलेशन करने के लिए 1000 से करा जाता है। चलिए अब ग्रोथ रेट इन इंडिया की बात करते हैं। अब एक्चुअली है ना, ग्रोथ रेट इन इंडिया के ऊपर आपकी एनसीईआरटी में एक डेटा दे रखा है ना। कोई पूछ रहा है मैम माइग्रेशन क्या होता है, बेटा माइग्रेशन आपने बचपन में सोशल साइंस में 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा कि नोमैड कोई लोग होते हैं जो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन मतलब जब कोई एक जगह से दूसरी जगह, तो इससे भी तो पॉपुलेशन पे फर्क आएगा, अगर लोग ऐड हो गए तो पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग चले गए तो पॉपुलेशन घट गई। आप लोगों का आधार कार्ड भी बनता है, क्यों बनता है, ताकि पता चले भाई इंडिया की पॉपुलेशन में कितने लोगों के आधार कार्ड है, कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है ना। तो बहुत ज्यादा ये चीज भी मैटर करती है। बस आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस मोर्टेलिटी मतलब डेथ कितनी हो रही है, नेटालिटी मतलब कितने लोग पैदा हो रहे हैं, माइग्रेशन मतलब कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब कितने बच्चे मर रहे हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब कितनी माएं मर रही हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर बेटा आज की क्लास का आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक दैट इज ग्रोथ रेट इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें बेटा आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 ही साल का डेटा दिया हुआ है, दैट इज 2000 एंड 2011 का, 2 ही जगह का डेटा दिया हुआ है। तो बेटा इन 2000, बेटा 2000 में अराउंड 1% अप्रॉक्स, ठीक है, पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ था, पॉपुलेशन में अप्रॉक्स 1% का इंक्रीज हुआ था, मतलब 17 इंडिविजुअल्स एडेड, ठीक है, हर 1000 लोगों पे 17 इंडिविजुअल ऐड हो रहे थे, 17 इंडिविजुअल एडेड
ऑन एवरी 1000 इंडिविजुअल। ठीक है, हर 1000 लोगों पे 17 लोग ऐड हो रहे थे 2000 में, पर यही चीज बेटा इंक्रीज होके अराउंड लेस देन 2%, मतलब अराउंड 2% के अराउंड ये चीज हो गई थी 2011 में। 20 इंडिविजुअल एडेड ऑन एवरी 1000 इंडिविजुअल, मतलब हर 1000 लोगों पे 20 लोग ऐड हो रहे थे। मतलब 2000 तक बेटा हमारी जो पॉपुलेशन थी उसमें इतना फर्क आ रहा था कि हर 1000 लोगों पे 17 नए जन्म हो रहे थे, पर 2011 में बेटा हर 1000 लोगों पे 20 लोग ऐड हो रहे थे। तो ओवरऑल 2% का इंक्रीमेंट देखा गया कि यार पॉपुलेशन में कितना बदलाव आ गया 2000 से 2011 में। बेटा सोचो, ये तुम्हें बहुत कम लग रहा होगा कि मैम 3 ही लोग तो बढ़े, बट बेटा हर 1000 पे 3, मतलब 1 करोड़ को तुम गिन लो कितने लोग बढ़ गए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फटाफट से बताएंगे, क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है बेटा? क्या इधर तक क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। 2000 में बेटा 2000 ईयर के अंदर हर 17 लोग ऐड हो रहे थे 1000 लोगों के ऊपर, और वहीं 2011 में हर 1000 लोगों पे 20 लोग ऐड हो रहे थे, मतलब 1020 हो गई थी पॉपुलेशन उस टाइम। समझ गए? हम 1000 पर ही काउंट कर रहे हैं, अगर आप इसको करोड़ों में देखोगे तो ये अमाउंट कितना ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली ये डेटा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए सिर्फ इन्हीं 2 साल का डेटा हम पढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड ऑफ द इवनिंग, आज की आखिरी स्लाइड बेटा, कि क्या स्टेप्स लिए गए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए। स्टेप्स टेकन टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई गवर्नमेंट ने क्या करा, इतनी पॉपुलेशन बढ़े जा रही थी, गवर्नमेंट ने क्या किया? तो बेटा मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो बेटा गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो भाई गवर्नमेंट ने लोगों को मोटिवेट किया कि भाई छोटा परिवार रखो, स्मॉलर फैमिलीज रखो, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, भाई कॉन्डम्स का प्रयोग करें, पिल्स का प्रयोग करें, कॉपर टी लगाएं, पर भाई पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो भाया, कितनी बढ़ाओगे। फिर स्लोगन दिए, ठीक है, विद स्लोगन्स, हम दो हमारे दो, 1 चाइल्ड नॉर्म। फिर बेटा ऐसे भी दिए गए थे, छोटा परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, ऐसे भी बेटा स्लोगन्स दिए गए थे। छोटा परिवार, सुखी परिवार, आपने टीवी में देखा होगा, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। अगर आप में से कई लोग बेटा नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं अपने स्कूल में, तो आप देखेंगे नुक्कड़ नाटक में ये चीजें प्रमोट की जाती हैं। जब बच्चे ब्लैक कलर का कुर्ता डंडा लेके, सुनो सुनो सुनो, दो बच्चा ही तुम्हें सुखी रखेगा, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसी तुमने छोटी छोटी चीजें देखी होंगी। अगर तुम में से किसी ने बचपन में कभी नुक्कड़ नाटक देखा है, तुम्हारे स्कूल में होता है। फिर बेटा अर्बन कपल्स को भी बोला गया, भाई एक ही चाइल्ड पैदा करो, 1 चाइल्ड नॉर्म लाओ। फिर बेटा सैचुरेटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज, भाई गवर्नमेंट ने एक एज सेट करी कि एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र में होनी चाहिए, एक लड़के की शादी 21 साल की उम्र में होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर एज में। इंसेंटिव दिए गए कपल्स को, जो छोटी, इंसेंटिव मतलब पैसा, बेसिकली एक तरीके से पैसा दिया गया, ठीक है, लोगों को पैसा दिया गया कि अगर आप बेटा अपनी फैमिली में सिर्फ 2 ही बच्चे करेंगे तो गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए देगी, या आपको 2 लाख रुपए देगी, या आपकी एक बच्चे की एजुकेशन फ्री कराएगी, है ना। तो बेसिकली इंसेंटिव माने पैसा, आप मान लीजिए एक क्रेडिट दिया गया। इंसेंटिव का मतलब वैसे पैसा नहीं होता, इंसेंटिव मतलब होता है आपने जो काम एक्स्ट्रा किया है उसके लिए
एक आपको रिवॉर्ड। ठीक है, तो बेसिकली इंसेंटिव मतलब पैसा दिया गया कपल्स को, इवन आज भी दिया जाता है कि जैसे बेटा जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में होते हैं, जिनकी घर में बहुत लो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, पैसों की कमी होती है, और अगर वो कम बच्चे करते हैं तो गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव मतलब कुछ पैसा देती है। ठीक है, हाँ आई नो मैरिजेबल एज में शायद अब चेंज आ गया है, बट बेटा एनसीईआरटी में यही दे रखा है तो हमें यही फॉलो करना है एज। ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। फटाफट बताएंगे कि यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है? एवरीबडी सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबडी। मैम वाई आर नो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर मेन? बिकॉज बेटा फीमेल के ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म जाता है, तो वहां पर ही इफेक्टिवनेस ज्यादा देखी जाएगी रादर देन मेल को खिलाया जाए। चलिए एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेते हैं। पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हाइलाइटर निकालेंगे, देखेंगे इन लास्ट सेंचुरी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है बेटा लोगों में, इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज, आप देखेंगे काफी हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ाई गई हैं। फिर यहाँ पे बेटा मैंने आपको इस चीज का फ्लो चार्ट बनवा दिया था कि 2 बिलियन पॉपुलेशन थी इंडिया वर्ल्ड की, इस ईयर में 1900 में 6 बिलियन हो गई। ये सारी पॉपुलेशन के जो रेट हैं ये सब बेटा मैं आपको ऑलरेडी एक चार्ट फॉर्म में लिखवा चुकी हूं, तो आपको ये नोट डाउन करने की या इसको समझने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिखवा दिया ऑलरेडी। ठीक है, फिर बेटा डेथ रेट मतलब होता है मोर्टालिटी रेट, बच्चे और मां की भी डेथ होती है काफी ज्यादा, वो चीज देखी गई है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से काफी इंप्रूवमेंट हुआ था, बट अगर आप ये वाला डेटा मैंने बेटा आपको लिखवाया था कि 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 1000 लोगों पे 20 लोग बढ़ रहे थे। ठीक है, लेस देन 2% इंक्रीज हुआ था। ये चीज बेटा मैंने आप लोगों को ग्रोथ रेट में लिखवाई है, देखो एग्जैक्ट डेटा लिखवाया आपको, लेस देन 2%। ठीक है, फिर वही चीज है कि लोगों में इंसेंटिव दिए गए, पॉपुलेशन को वो करने के लिए एरियाज बनाए गए, लोगों को फूड शेल्टर चीजें प्रोवाइड करी गई। इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अवेयर किया गया, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, बिल, स्लोगन, हम दो हमारे दो, अर्बन कपल्स में 1 चाइल्ड नॉर्म, मैरिजेबल एज फीमेल के लिए 18 ईयर्स, मेल के लिए 21 ईयर्स, छोटी फैमिलीज को इंसेंटिव दिया गया, स्मॉल फैमिलीज के लिए पैसा दिया गया, कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी अवेयर किया गया। ये सारी चीज बेटा हमने अपने नोट्स में ऑलरेडी लिख ली है। ठीक है, फटाफट से हेंस प्रूव्ड इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीबॉडी, हेंस प्रूव्ड इन द चैट बॉक्स, HP in the chat box with pink hearts everybody। ठीक है, डन है। नेसन 1 चाइल्ड नॉर्म ये सब लिखवा चुकी हूं मैं आपको। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। अर्बन बेटा मतलब सिटीज में रहने वाले लोग बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन बेटा 6 बिलियन थी 2000 में और 7.2 बिलियन थी 2011 में। अगर तुमने कॉपी पीछे पलट के देखी मारूंगी तुमको। मैरिजेबल एज बेटा फीमेल की 21 साल है, मेल की 18 साल है। अकॉर्डिंग टू 2011 बेटा लेस देन 2% इंक्रीमेंट हुआ है पॉपुलेशन में। आर पॉपुलेशन क्रॉसेस 1.2 बिलियन इन मे 2011। फटाफट से पहचानेंगे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। बहुत इजी है पहचानना, बहुत इजीली है पहचानना। और ये डेटा बेटा एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, तो प्लीज इस डेटा को इग्नोर ना करना कृपा करके। बी ऑप्शन इज गलत,
क्योंकि फीमेल की 18 साल है, मेल की 21 है, ऑपोजिट दे रखा है, तो बी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्वधीन जैनब प्राची। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेशनल लेवल अप्रोच, एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए हमारी कंट्री ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था नेशनल लेवल पे। वो प्रोग्राम बेटा कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? बेसिकली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात की जा रही है। ईयर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर में एक ही दो जगह ईयर्स हैं, याद रखना प्लीज। दैट इज 1951 में बेटा, सी ऑप्शन। क्या बात है, बेहतरीन। तनिष्क, इशिका, प्रियांशु। इन एमनियोसेंटेसिस बेटा, इस टेक्निक के अंदर फ्लूइड कहां से लिया जाता है? बच्चे के ब्लड में से, मदर के ब्लड में से, बॉडी फ्लूइड से, या वो फ्लूइड जो फीटस के आसपास होता है? फ्लूइड कहां से लिया जाता है? डायग्राम ही बना दिया अब तो बेवकूफों। फ्लूइड सराउंडिंग फीटस, ठीक है, बच्चे के आसपास का फ्लूइड। क्या बात है, वेरी गुड। तनिष्क, इशिका, बबली। नेक्स्ट है बेटा, अगर हमें पॉपुलेशन को डिक्रीज करना है तो हमें लोगों को एजुकेट करेंगे, हाउसेस बनाएंगे, लोगों को मार देंगे, मास किलिंग, या फिर एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाएंगे? क्या चीज जरूरी है पॉपुलेशन को कम करने के लिए? दिमाग लगाना, इस चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा है, धै टिक मत लगा देना। फिर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगी छोटी सी बाद में। दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, उसी के अंदर बेटा एजुकेशन सब कुछ आ जाता है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में सब कुछ ही आ जाता है, तो ए ऑप्शन उसी में आ जाएगा। शिवांश, स्वधीन एंड गणपति, ठीक है। फिर बेटा ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटेसिस, ये 2024 सीबीएसई में आया था। एमनियोसेंटेसिस एक बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बट ड्यू टू सम रीजन इस पर बैन लग गया है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो बेटा इसमें आपको फीमेल फीटिसाइड समझाना है कि कैसे लड़कियों को गांवों में मार दिया जाता है, उसके बारे में एक दो पॉइंट्स। बाकी एमनियोसेंटेसिस वाला टॉपिक सेम एज नोट्स, जो नोट्स में लिखवाया है उतना तुम्हें तो लिखना ही है, प्लस थोड़ा लड़की के बारे में भी लिख सकते हो कि गांवों में लड़की पैदा होती है तो उसको मार दिया जाता है, फीमेल फीटिसाइड, उसको आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो। बचपन में तो इंग्लिश में ऐसे आता है, बस वैसे जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतनी लाइनें उसके बारे में लिख देना, ओके। अब होमवर्क क्या है तुम्हारा? डीपीपी शीट तो तुम्हें सॉल्व करनी ही है, अपलोड हो जाएगी। नोट्स एंड एनसीईआरटी की बेटा रीडिंग करनी है। अगर बेटा तुम्हें लगता है कि कुछ पॉइंट्स अपन ने नोट्स में नहीं लिखे हैं जो एनसीईआरटी में, हालांकि मैंने एनसीईआरटी से छांट के वही पॉइंट्स लिखे हैं तुम्हारे वहां पे जितने जरूरी थे, बट अगर तुम में से किसी को लगता है नहीं है तो एनसीईआरटी में कुछ न्यू पॉइंट्स तुम्हें मिलते हैं, अपने नोट्स में जरूर ले लेना, ठीक है। यही चीज है, इसके अलावा तो क्या है, कोई होमवर्क मैंने तुम्हें दिया नहीं आज की क्लास में। एक बार लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ।
शिवान, शिशिका, जैनब, बबली, अर्णव, आचार्य, नित्यम, यशदीप, एकांशी, संभवी। वेरी गुड यार, 4 on 4 आए हैं इतने बच्चों के। उसके अलावा अब तुम्हें एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ। आज बेटा मैं ऑफिस आई थी तो मुझे एक बच्चे ने बहुत प्यारा सा पोर्ट्रेट दिया मेरा, है ना, कितना स्वीट सा पोर्ट्रेट दिया उन्होंने। ये देखो, उन्होंने मेरी ड्राइंग बनाई थी, वेरी प्रिटी, बहुत बहुत ही ज्यादा सुंदर। मतलब आई थिंक यार कई बच्चे इतना ज्यादा, मतलब वो लोग आए हुए थे, एक्चुअली रिजल्ट आ चुका था 12th का, वो लोग कॉलेज में हैं, तो उसमें से कुछ बच्चे मिलने आए थे, तो उनमें से बच्चों ने मुझे ये दिया, कितनी प्यारी प्यारी स्केच दिया है, बहुत ही प्यारा यार। मतलब सच बता रही हूँ, जब भी मैं किसी बच्चे से मिलती हूँ आई डोंट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ गिफ्ट्स और एनीथिंग, बट जब बच्चे ऐसे जेस्चर्स करते हैं, मतलब इट फील्स लाइक कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि बच्चा इतना मुझे प्यार दे रहा है, या बच्चे इतना लव देते हैं यार। सच में समटाइम्स इट मेक्स मी रियली इमोशनल कि कितने प्यारे होते हैं यार छोटे छोटे बच्चे, कि तुम लोग एक टीचर से इतना लगाव करने लगते हो कि ऐसी चीजें भी देते हो यार। मतलब लिटरली मैं इसको, आई विल गेट इट फ्रेम्ड, इसको मैं फ्रेम जरूर कराऊंगी। मेरे को ऑलरेडी पहले भी 3-4 बच्चों ने एक बार पोर्ट्रेट्स दिए हुए हैं, तो आई विल डेफिनेटली गेट इट पोर्ट्रेट। और मैंने एक चीज सोची है कि वंस मैं मेरी लाइफ में जब सेटल हो जाऊंगी तो एक वॉल लूंगी जिस पर मैं ऐसी जो चीजें होती है ना जो बहुत मेमोरेबल होती हैं उनको ऐसे पेस्ट करके लगाऊंगी। तो आई विल डेफिनेटली गेट इट फ्रेम्ड एज सून एज, अभी तो इसको संभाल के रखूंगी बट डेफिनेटली इसको एक दिन फ्रेम कराऊंगी, है ना। गाना सुना दो, तुम्हें तो गाने से ही मतलब है ना, ठीक है, तुम्हें तो गाने से ही मतलब। लॉट ऑफ पिंक हार्ट्स टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब मुझे क्लास खत्म होने के बाद बताना तुम्हें क्लास कैसी लगी। ये वाला चैप्टर थोड़ा शुरुआत थोड़ी ज्यादा ही थ्योरेटिकल है, कल से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुरू हो रहे हैं, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। मुझे आज कमेंट्स में बताना तुम्हें आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे, तब तक अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करना। कोई गाना वाना नहीं गा रही, मैं पिटाई मारूंगी रोज का क्लास में गाना गाते तुम मुझको, ऐसा रोज नहीं चल, तुम्हारी जागती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठीक है। ओके, थोड़े से डाउट्स चेक कर लेती हूँ इफ एनी। मैम व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल इक्वल राइट्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बेटा मेल और फीमेल के इक्वल राइट्स मतलब कि जैसे होता है, अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं फीमेल्स को पुराने जमाने में सप्रेस किया जाता था कि ये नौकरी नहीं करेगी, ये घर से बाहर नहीं निकलेगी, खाना बनाएगी, और मेल्स जो है बाहर जाकर काम करेंगे। तो इस चीज में इक्वल राइट्स की बात की जा रही थी। मैम प्लीज बता दो टेस्ट का कैसे पता चलता है कि कब होगा। बेटा आपके कम्युनिटी सेक्शन में नोटिस आता है कि आपका टेस्ट कब है, शायद आपका नेक्स्ट टेस्ट 8 जून को है, तो आपको पता चल जाता है। प्लस आप जब भी कोई बैच खोलते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन, टेस्ट सब कुछ लिखा आता है ऊपर, तो आप उस पर क्लिक करके एक्सेस ले सकते हैं। वन चाइल्ड नॉर्म मतलब बेटा एक बच्चा, ठीक है। मैम जी मैंने भी बनाई है स्केच आपकी। अरे यार जास्मिन, व्हेनेवर वील मीट आई वुड डेफिनेटली लव टू सी इट। बाय 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 बेटा, यही मिला है बाय करने के लिए यहाँ पे, है। सैवेज क्वीन ने कहा नाइस स्केच मैम, थैंक यू बेटा, बाय बाय मैम। मैम डज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस जेनेटिक एब्नॉर्मल एट द सेम टाइम आर द नहीं बेटा, एमनियोसेंटेसिस में जब तुम फ्लूइड निकालते हो तो तुम दोनों चीजों को एक साथ टेस्ट कर सकते हो, बट डेफिनेटली अलग अलग पैसे लगते हैं। बाय बाय, टेक केयर बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू, यू आर द बेस्ट मैम। मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वीडियो कॉल कर लेंगे एक दिन। मैम आसाम बोर्ड के PYQ चाहिए। बेटा मैं जो PYQ लाती हूँ वो हर बोर्ड के मिक्स होते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू क्यूटी मैम। मैम नुक्कड़ नाटक क्या होता है बेटा, यूट्यूब पे देखो पता चल जाएगा। सैचुरेटरी बैन मतलब एक समय के लिए एक बैन लगा दिया गया, हो सकता है आगे जाके हट जाए, बट अभी तो लगा दिया गया है। एक बार और एक्सप्लेन नूर क्या। मैम व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, ये सारी चीजें बता चुकी हूं, ठीक है। अम्बेलिकल कॉर्ड बेटा सिर्फ बच्चे के खून को कैरी करती है, प्लेसेंटा बच्चा और मदर का मिक्स खून होता है। इसके अंदर डायग्राम को देखोगे निव्या समझ आ जाएगा, ठीक है। मैम पोल इज नॉट वर्किंग, बेटा आ जाएगा, ठीक है, ओके। कॉपर टी ये सब बेटा तुम्हें कल समझ आ जाएगा, ठीक है। सॉन्ग गा दो आज, एक पिटाई कर देनी मैंने तुम्हारी। मैम कैन यू टेल मी अबाउट PCOS। श्वेता बेटा ये मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में एक दिन बताया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर देखो जाके, ओके। अच्छा ये क्या लिखा है, इस चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3, 2 नंबर या 1 नंबर का MCQ या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर इस चैप्टर से, और अगर कुछ डिटेल में आता है तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे आता है, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीबॉडी, लॉट्स ऑफ लव, अ ग्रुप हग टू एवरीबॉडी, बाय बाय।